तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज का टॉपिक है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसको हम हिंदी में कहा करते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु संख्या कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हुआ करता है? क्योंकि इसी नंबर्स के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताया करते हैं। हम किसी संकुल यौगिक का स्थायित्व इसी नंबर से बताते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्थायी है या कौन सा अस्थायी है। विच कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल एंड विच इज़ अनस्टेबल। इसकी जो डेफिनेशन है हम इस नंबर के थ्रू आराम से आपको बता सकते हैं, और इसके लिए आपको एक स्पेशल फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और फार्मूले से ही हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी आराम से बता सकते हैं। तो फार्मूला क्या है देखते हैं। फार्मूला है आपके पास में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ CMI। एटॉमिक नंबर ऑफ CMI मीन्स केंद्रीय परमाणु की परमाणु क्रमांक। अगर आयरन केंद्रीय परमाणु है तो उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना होगा, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था उस कॉम्प्लेक्स में कितनी है। सपोज आयरन है तो आयरन +2 में है कि +3 में है, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय लिगेंड्स। इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय लिगेंड। लिगेंड से हम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस टोटल इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे संख्या हमको लिखनी है। एक क्वेश्चन आपके पास में है Fe6 -4 और Fe6 -3, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये फार्मूला एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम। ये रहा फार्मूला। आइए चेक करते हैं कि इन दोनों आयंस में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, या कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्थायी है या कौन अस्थायी है। इस फार्मूले से अब हम चेक करेंगे। अब जो पहला कॉम्प्लेक्स आयन है FeCN6 4- का हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। फार्मूले के हिसाब से चलते हैं तो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। एटॉमिक नंबर आयरन का हुआ करता है 26, हमने 26 लिखा, माइनस अब आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, या आप पुरानी लेक्चर से भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख सकते हैं। यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी कितना, +2 हो जाएगी, प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द लिगेंड। लिगेंड से आयरन को कितना इलेक्ट्रॉन मिला है, तो यहाँ पे लिगेंड है साइनाइड, और कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है, 6 साइनाइड है, और एक साइनाइड जो है एक लोन पेयर देता है। फिर से बोल रहा हूँ, एक साइनाइड एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर में हुआ करता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो साइनाइड जो है टोटल 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, राइट। साइनाइड टोटल 6 लोन पेयर डोनेट करेगा। इसका मतलब वो कुल 12 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन्स वो आयरन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, 12। ये हो गया 12। देन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 26 -2 + 12, तो ये आपके पास हो जाया करेगा 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर 36 आ रहा है, या कोई भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स का एटॉमिक नंबर अगर किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल अगर आता है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल माना जाता है।
ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल माना जाता है जिसका भी परमाणु क्रमांक किसी उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है। ये बात आप ज़रूर याद रखिए। नोबल गैस या उत्कृष्ट गैसों के एटॉमिक नंबर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। जैसे हम हीलियम का तो यहाँ इस्तेमाल होगा नहीं, नियॉन का भी इस्तेमाल नहीं होगा। ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ऑर्गन का एक बार लिख देता हूँ। चलो 18 होता है ऑर्गन, क्रिप्टॉन 36, उसके बाद होता है जीनॉन, जीनॉन का हुआ करता है 54 और रेडॉन का हुआ करता है 86। इस तरीके से आपको नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। स्पेशली ये तीन चीज़ आपको याद होना चाहिए, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54 एंड रेडॉन 86। तो अभी जो हमने जिस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला है वो आपको मिला है कितना, 36 मिला है। मीन्स ये आपको क्रिप्टॉन के इक्विवेलेंट माना जा रहा है। इसका जो वैल्यू है क्रिप्टॉन के इक्विवेलेंट है, उसके समतुल्य है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब हम देखेंगे FeCN6 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आता है, क्या इसका भी 36 आता है या किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है। तो FeCN6 3- का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी सेंट्रल मेटल एटम कितना है, कौन सा है, आयरन ही है। तो आयरन के लिए भी फिर से हो जाएगा आपके पास 26 माइनस इसकी ऑक्सीडेशन अगर आप निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलने वाली है +3। ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा इसका +3 एंड प्लस साइनाइड से टोटल 6 लोन पेयर मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन आयरन को दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हमने 12 इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट करते हैं 26 माइनस 3 प्लस 12, तो ये आपके पास हो जाया करेगा 23 प्लस 12 और ये हो गया 35। तो इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो आपको मिल रहा है कितना, 35 मिल रहा है। तो 35 किसी भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड जो है अनस्टेबल होगा, राइट। FeCN6 3- कॉम्प्लेक्स जो है वो अनस्टेबल होगा। तो मुझे यकीन है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस के और एग्जाम्पल देखते हैं और उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो दो और नए कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिए हैं, यहाँ भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके देखते हैं। पहला है कोबाल्ट, उसके साथ लिगेंड है अमोनिया, टोटल 6 लिगेंड है, चार्ज लगा है +3 का। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, पहला जो टर्म है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है कोबाल्ट और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 27 इसका एटॉमिक नंबर है, माइनस यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये हो गया +3। एक अमोनिया 1 लोन पेयर देता है तो 6 अमोनिया 6 लोन पेयर यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर ये हो जाएगा 27 माइनस 3 प्लस 12, यहाँ से हो जाएगा 24 प्लस 12, ये हो जाएगा अगेन 36 जो कि एटॉमिक नंबर हुआ करता है क्रिप्टॉन का। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है CONH36+3 ये भी स्टेबल हुआ करेगा। अब दूसरे कॉम्प्लेक्स को भी चेक कर ही लेते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स है AgNH3 और यहाँ पे चार्ज लगा है +1 का। तो इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। सिल्वर एटॉमिक नंबर हुआ करता है 47, सिल्वर का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 47
माइनस इसके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है +1 होगा, क्योंकि अमोनिया फिर से एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये हो गया +1 प्लस एक अमोनिया एक लोन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 अमोनिया देगा, टोटल 2 लोन पेयर या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर ये हो जाएगा 47 माइनस 1 प्लस 4, 46 प्लस 4, तो ये आपको मिलता है 50 जो एटॉमिक नंबर हुआ करता है Sn का होता है, और Sn कोई नोबल गैस नहीं है, Sn कोई नोबल गैस नहीं है, तो सीधा सीधा मतलब है कि AgNH3 ट्वाइस जो आयन है वो अनस्टेबल होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड मैंने 2 लेके रखे हुए हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स और हम देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगेन फिर से। तो पहले कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, आपको एटॉमिक नंबर लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है निकिल, और निकिल का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 28 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकिल का 0 होगा, कोई चार्ज नहीं लगा है, और लिगेंड भी न्यूट्रल है। कार्बोनिल एक न्यूट्रल या उदासीन लिगेंड है, कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है, तो उसकी वजह से कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होगा, तो हम लिख दिए 0 प्लस एक कार्बोनिल एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो 4 कार्बोनिल 4 लोन पेयर डोनेट करेगा, और 4 लोन पेयर का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया 28 प्लस 8, ये हो जाएगा 36, और 36 हुआ करता है एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक हुआ करता है 36, इसलिए ये कंपाउंड स्टेबल होगा। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है आयरन। आयरन के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया जाता है। आयरन के लिए हो जाएगा 26, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी होगा 0, क्योंकि कार्बोनिल फिर से एक न्यूट्रल लिगेंड है, और ये आपको डोनेट करेगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बोनिल से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कार्बोनिल से 10 इलेक्ट्रॉन हुआ करेगा। फिर यहाँ पे हम फिर से कैलकुलेट करेंगे 10 प्लस 26, ये हो जाएगा 36। अगेन क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के इक्वल आपको EAN मिला करता है, तो ये भी कंपाउंड स्टेबल होगा। अब हम 2 ऐसे कॉम्प्लेक्स देखने वाले हैं जो अपने आप में ही अलग है, डिफरेंट है, और एक्सेप्शनल केस की तरह भी आप ले सकते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा 100% वैल्यूएबल। तो स्पेशल केस का पहला कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स दिया है आपको कोबाल्ट, NO और CO। NO मीन्स नाइट्रोसिल, और ये हो गया आपके पास कार्बोनिल। हम जानते हैं कि NO और CO दोनों के दोनों एक न्यूट्रल लिगेंड है, और वो एक एक लोन पेयर का कोऑर्डिनेशन करता है। लेकिन इस केस में आप ये ज़रूर याद रखेंगे कि यहाँ पे जो NO है वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। ये आप ज़रूर याद रखेंगे। कैसे योगदान करता है, क्यों करता है, इसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कैलकुलेशन हम करते हैं। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर हुआ करता है 27 प्लस, यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट का तो फिर से होगा 0, क्योंकि सभी के सभी लिगेंड न्यूट्रल है। और यहाँ पे NO की वजह से आया करता है 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस कार्बोनिल की वजह से आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 30 प्लस 6, और ये हो गया 36 मीन्स ये फिर से स्टेबल होगा। लेकिन याद आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि NO का जो डोनेटिंग टेंडेंसी है, उसके इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन का, वो 2 इलेक्ट्रॉन ना हो करके 3 इलेक्ट्रॉन
होगा, ये आप ज़रूर याद रखिए। अब दूसरे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। कॉम्प्लेक्स है Mn2CO10, मैग्नीज 2 है, मीन्स एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। पॉलीन्यूक्लियर एक कॉम्प्लेक्स है जिसका हमको क्या करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चेक करना है। चाहो तो इसको आप बीच से तोड़ करके ऐसे भी लिख सकते हो जो कि उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में होता है। Mn कर दिए, ठीक है, 2 Mn था, 2 Mn को हमने लिख दिया और आप 5 कार्बोनिल को इसके साथ डिवाइड कर दीजिए। 5 कार्बोनिल एक Mn को दे दीजिए और दूसरा जो 5 कार्बोनिल है वो आप दूसरे Mn को डोनेट कर देंगे। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो मैग्नीज एटॉमिक नंबर हुआ करता है इसका कितना, 25। ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो लिगेंड है कार्बोनिल 10 के 10 न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस कार्बोनिल की वजह से आएगा इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आया करेगा। कार्बोनिल की वजह से आएगा इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और आपको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। 1 इलेक्ट्रॉन किस लिए जोड़ना है, Mn बॉन्डिंग की वजह से आपको 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना है। याद रखेंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने जो ऐड किया है वो Mn बॉन्ड की वजह से ऐड किया है। फिर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 35 + 1 और ये हो गया 36 हुआ करता है एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन की एटॉमिक नंबर हुआ करता है 36। तो ये कॉम्प्लेक्स भी अपने आप में एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स हुआ करता है। अब हम और कुछ उन पैरामीटर्स को जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। तो कॉम्प्लेक्स के और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो उसके स्टेबिलिटी को या उसके स्थायित्व को प्रभावित करते हैं, स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, वो पैरामीटर हम आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं पैरामीटर्स क्या है। पहला है रिंग फॉर्मेशन चिलेशन इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे कि हमने बहुत तरीके के लिगेंड्स के बारे में स्टडी किया है, बहुत सारे लिगेंड्स हमने देखे हैं। तो कुछ लिगेंड डायरेक्ट अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं लेकिन रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लिगेंड भी होते हैं जब वो सेंट्रल एटम को या केंद्रीय परमाणु को अपना जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से 4 मेंबर, 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। तो याद रखेंगे जब भी स्टेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आए और किसी कॉम्प्लेक्स में अगर मोर अमाउंट में, अगर ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा संख्या में चिलेटिंग लिगेंड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मानेंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मानी जाएगी, ये आप याद रखेंगे। तो पहला चीज़ है कि जितने भी चिलेटिंग लिगेंड्स अगर कॉम्प्लेक्स के पास रहते हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं या रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरा है ग्रेटर बेस स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। सपोज मान के चलिए कि कोई बेस है और वो रिंग नहीं बना पा रहा है लेकिन अपना जो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी अगर ज़्यादा है, बहुत सारे लिगेंड है, किसी की लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो जो जितना आसानी से लोन पेयर को डोनेट करता हो, है ना, जो जितने आसानी से लोन पेयर को या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय परमाणु को दान करता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मानी जाएगी। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग बीटा से डिनोटेट करते हैं। स्थायित्व नियतांक या स्थायित्व स्थिरांक, जिसको हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहा करते हैं। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए आपको एक ही बात याद रखना है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, बीटा का वैल्यू जिस कॉम्प्लेक्स के लिए जितना ज़्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं।
दो कॉम्प्लेक्सेस लिए हुए हैं। पहला है CuNH3 4 और +2 का चार्ज। इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट यहाँ पे दिया गया है 4.5 × 10⁻11। देन सेकंड है CuCN4 2- स्टेबिलिटी कांस्टेंट है 2.7 × 10⁻27। तो ऑब्वियसली इन दोनों में सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसका बीटा का वैल्यू या स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी या कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो आप सबसे सिर्फ एक ही उम्मीद कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एग्ज़ाम बहुत पास में है। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे टाइम आपको ही उतना पीछे ले जाएगा। इसलिए रिस्पेक्ट द टाइम, समय की इज्जत कीजिए, समय के साथ चलिए। जय हिंद।